हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम अगेन। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में हमारी जो है इवापोरेशन तक कंप्लीट किया था। तो आज वाली वीडियो में वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आज वाली वीडियो में जो है कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। इवेपोरेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे जो है वाटर वेपर्स में फॉर्म हो जाते हैं। ओके, तो इवेपोरेशन को जो है कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो हम देखने वाले हैं। तो पहला फैक्टर आपका होता है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, वो होता है आपका इंक्रीज इन ऑफ सरफेस एरिया एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया में अगर मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो मेरा इवेपोरेशन क्या, कौन सा फैक्टर है ऐसा जो इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहा है। अगर मैं सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही हूँ तो क्या इससे इवेपोरेशन होगा? तो यस, इवेपोरेशन होगा। कैसे होगा ये देखिए, अगर मैं कोई भी चीज़ का सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही हूँ तो वहाँ पे जो मेरे पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव होने लगते हैं। पार्टिकल्स गेट स्पेस टू मूव। ओके, तो पार्टिकल्स को स्पेस मिल जाती है मूवमेंट के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एज अ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो पार्टिकल्स को स्पेस मिल गई, तो वो जो है जल्दी से इवेपोरेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम जो है अपने क्लोथ्स जो है उनको वॉश करने के बाद उनका हम जब ड्राई करने के लिए रखते हैं तो ड्राई करते टाइम हम क्लोथ्स को ओपन करते हैं पूरी तरीके से। तो मैं मेरे क्लोथ का सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही हूँ जिसके वजह से पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव हो रहे हैं और मेरे कपड़े जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन सरफेस एरिया के बाद वाला पॉइंट होगा इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ओके, with increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into vapor state। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा मेरी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर में क्या होगा, मेरी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज हो गया। ओके, क्योंकि वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट जैसे ही मेरा इंक्रीज हो जाएगा मेरे जो है पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे और वो इवेपोरेट हो जाएंगे। थर्ड पार्ट है हमारा इसका, थर्ड टॉपिक देखिए, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर मैं डिक्रीज कर रही हूँ ह्यूमिडिटी में, ह्यूमिडिटी क्या होगा, ह्यूमिडिटी क्या होता है, कोई एयर में मेरे वाटर वेपर जितने भी अमाउंट में प्रेजेंट होंगी, तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो एयर में जो मेरे वाटर वेपर प्रेजेंट है उनको मैं बोलूंगी ह्यूमिडिटी। ओके, तो air around us cannot hold more than definite amount of water vapor at given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. अगर एयर में जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो अगर हाई है, वाटर का अमाउंट अगर मैं हाई बोल दूं तो मेरा जो है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, वाटर वेपर का टेम्परेचर मेरा डिक्रीज हो जाएगा, तो वैसे ही जब वो डिक्रीज होगा तो वाटर वेपर इजीली मूव आउट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर रही हूँ। राइट, तो मेरे वाटर वेपर जो है फ्रीली मूव हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है इंक्रीज इन विंड स्पीड। तेजी से हवा चल रही है, विंड में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जा रही है। विंडी डेज के टाइम पे हम देखते हैं कि जब ठंडी का टाइम होता है या बहुत ज्यादा विंड चल रही है तो हमारे क्लोथ्स जो है बहुत जल्दी ड्राई होने लगते हैं। तो अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है विंड स्पीड में तो मेरा इवापोरेशन का प्रोसेस भी बहुत फास्टली होगा, जिसके वजह से जो है क्लोथ्स जो है ड्राई हो जाते हैं। तो इंक्रीज इन विंड स्पीड के साथ साथ मेरा जो है वाटर वेपर में पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव होने लगेंगे, तो मेरा वाटर वेपर बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगा, बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। ओके, अब हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब ये जो था ये हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इसके 4 स्टेप्स हमने देखे, 4 पॉइंट्स दिए गए आपको। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में इंक्रीज होगा तो क्या इवेपोरेशन होगा, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर मैंने ह्यूमिडिटी डिक्रीज किया और अगर मैंने विंड स्पीड को इंक्रीज कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग।
इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है? ये अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, तो क्या होगा, इन एन ओपन वेसल लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ एक लिक्विड, एक वेसल का, जहाँ पे मैं जो है लिक्विड, एक बर्तन ले रही हूँ, उसमें मैंने लिक्विड डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है और उसको ओपन रखा है, तो वहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, पार्टिकल्स जो है वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी को, और एनर्जी जो है वो लॉस हो जा रही है इवेपोरेशन के टाइम पे। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है सराउंडिंग के ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या करता है, हमारे सराउंडिंग को कूल कर देता है। ओके, तो क्यों कूल कर रहा है? क्योंकि जो वाटर वेपर है वो सराउंडिंग से एनर्जी ले रहे हैं, तो उसकी वजह से मेरा सराउंडिंग का एनवायरनमेंट जो है वो कूल हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कि इवेपोरेशन जो है हमें कूलिंग के टाइम पे यूज करता है। ओके, अब अगर मैं बात करूँ कि समर के टाइम पे हमें जो है कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए, तो ये क्यों होता है? Why should we wear cotton clothes in summer? तो समर के टाइम पे हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहने? सब बोलते हैं कि समर के टाइम पे हमें जो है कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, बिकॉज हमें जो है बहुत, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म प्रोसेस कर रही होती है वो टाइम पे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कूल रखना जरूरी होता है, जो हमें हेल्प करते हैं कॉटन क्लोथ्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को वो कूल रखने में हेल्प करते हैं। तो जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड के, वो इवेपोरेशन के टाइम पे क्या करेंगे, सराउंडिंग्स, हमारे बॉडी के सरफेस के सराउंडिंग में गेन होने लगेंगे और सराउंडिंग को जो है वेपर में चेंज कर देंगे। ओके, तो इसीलिए हमें जो है बोला जाता है कि कॉटन पहनो, ताकि हमें जब पसीना हो तो वो जो है कॉटन जो है एब्जॉर्ब कर लेता है वो वाटर को, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कूल रखने में हेल्प करते हैं हमारे कॉटन क्लोथ्स। इसीलिए बोला जाता है कि वी शुड वियर अ कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाई डू वी why do we sweep water droplets at the outer surface of glass containing ice cold water? Okay, तो अब अगर बात कर रहे हैं आइस कोल्ड वाटर के ग्लास लिया, ओके, तो उसमें आपने आइस वाला वाटर डाला, तो आप देख सकते हो कि आपके बाहर जो है वो पूरा जो है वाटर वेपर्स दिखने लगते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखने लगते हैं जब आप ग्लास देखते हो। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम जो है वो जब हम डाल रहे हैं तो वो जो है वाटर जो है लूज करने लगता है एनर्जी, और वो आइस जो है वो लिक्विड शेप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लगते हैं। इसीलिए जो है ये जो है ग्लास वाटर जो है, वाटर ग्लास जो आइस ग्लास वाटर जो है, इसकी वजह से हमें जो है बाहर ड्रॉपलेट दिखने लगते हैं, बिकॉज आइस जो है एकदम कूल डाउन हो जाती है और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बाहर जो है हमें ड्रॉपलेट्स दिखने लगते हैं। सो इवेपोरेशन जो है कॉजेस कूलिंग, तो इवेपोरेशन भी कूलिंग होती है। हम जब, अगर मैं कॉटन क्लोथ्स की बात कर रही हूँ, समर के टाइम पे मैं कॉटन क्लोथ्स अगर पहनूंगी तो क्या होगा, वाटर जो है कॉटन क्लोथ सोख लेता है, तो वो जब सोख कर लेता है तो उसकी वजह से हमें जो है कूल होने लगता है, हमारा सराउंडिंग भी कूल हो जाता है। तो वही सेम प्रोसीजर हमारे आइस ग्लास वाटर में भी होता है। ओके, तो इवेपोरेशन वाला टॉपिक जो है हमने आज कवर किया, जिसमें हमने जो है इवेपोरेशन कैसे कैसे इफेक्ट होता है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, और इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे के टॉपिक कवर करने वाले हैं। तब तक जो आप जो है ये सारे वीडियोस देख लीजिए मेरे, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और वीडियो के रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।